9 मई को बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज 5वें दिन भी संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करता रहा। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए और आखिरकार कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही बीजेपी के सदस्य प्रधानमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते रहे और अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सदस्य भारतीय भूमि पर चीन के कब्जे का मामला लेकर शोर शराबा करने लगे। अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की और प्रश्न पूछने के लिए कुछ सदस्यों के नाम भी पुकारे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के सांसद हाथों में तेलंगाना राज्य के गठन की मांग को लेकर पोस्टर उठाए अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने लगे। हंगामे के चलते अध्यक्ष को कल तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है। जहां कल एक और नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए कर्नाटक में थे, वहीं आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर्नाटक के हुबली पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कर्नाटक के हुबली में मनमोहन सिंह रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की बेहतरी के लिए सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। पिछले कई सालों से बीजेपी कर्नाटक में राज कर रही है और इस दौरान यहाँ के हालात सिर्फ बिगड़े हैं। पीएम ने कहा कि राज्य में प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। 3 मुख्यमंत्री अब तक बदले जा चुके हैं। बहुत से ऊंचे ओहदों और मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। यहाँ के लोग कृषि और सिंचाई के महत्व को समझते हैं, लेकिन यहाँ खेती के लिए पानी तक नहीं है। 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया है। अब 15 मई से इस मामले की नई सिरे से सुनवाई होगी। सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में अपने खिलाफ मामला खारिज करने की अर्जी दी थी। दिसंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस में अभी और बहस की जरूरत है, यानी अब उनकी याचिका पर फैसला 15 मई को भी नहीं आएगा। इस दिन केस पर बहस होगी। सज्जन कुमार समेत 5 आरोपियों पर दिल्ली की निचली अदालत ने जुलाई 2010 में हत्या, दंगा फैलाना व 2 समुदायों में नफरत फैलाने के आरोप तय किए थे। हार्वर्ड दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री आजम खान ने साफ कर दिया कि अमेरिका में उनके साथ जो बदसलूकी हुई उसके पीछे केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का हाथ हो सकता है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री आजम खान का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनके पास डिप्लोमेटिक व्हाइट पासपोर्ट था, इमिग्रेशन का फॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ था और बिना किसी बात के अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोके रखा। साथ ही आजम ने शक जाहिर किया कि इसके पीछे केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का हाथ हो सकता है। आजम की माने तो सलमान और वो दोनों मुसलमानों की सियासत करते हैं और हो सकता है सलमान खुर्शीद ने अपनी सियासी रंजिश निकालने के लिए अमेरिकी अधिकारियों का सहारा लिया हो। आजम के बयान के बाद समाजवादी पार्टी भी फ्रंट फुट पर खेलने लगी है। समाजवादी पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल की माने तो प्रधानमंत्री को इस मामले की पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और साथ ही सलमान खुर्शीद को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा और एनएसवाई के कार्यकर्ताओं में सलमान खुर्शीद के पुतले को दफन को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के छात्र अमेरिका में आजम खां के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के पुतले को यूनिवर्सिटी कैंपस में दफनाने जा रहे थे। इसी दौरान एनएसवाई के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पुतले को दफनाने से रोकने लगे। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में कहासुनी हो गई और उसके बाद मारपीट। घंटे भर से ज्यादा समय तक यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा होता रहा, लेकिन इस दौरान वहां न तो यूनिवर्सिटी अधिकारी और कर्मचारी कोई नहीं पहुंचे। पुलिस भी वहां पर तैनात रहती है, उसके बावजूद कोई भी इस हंगामे को रोकने नहीं गया। घंटों चली इस मारपीट में विश्वविद्यालय प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचे और पुलिस तो वहां से नदारद दिखी। पूरा उत्तर प्रदेश जहां बिजली की किल्लत झेल रहा है, वहीं बिजली विभाग में सामने आया है एक बड़ा घोटाला है एक विदेशी कंपनी को करोड़ों का टेंडर दिलवाने का और फिर उस बिजली कंपनी का घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने का। बिजली के लिए त्राही त्राही कर रहे उत्तर प्रदेश के बिजली महकमे में ही एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार और इन तारों में घरों तक पहुंची बिजली और इन्हीं तारों में हुआ है करीब 500 करोड़ का घोटाला और घोटाले के घेरे में है यूपी के 5 गद्दावर आईएएस अधिकारी। मामला अखिलेश यादव सरकार का है और मुख्यमंत्री खुद ऊर्जा मंत्री भी हैं।
ऊर्जा मंत्री की नाक के नीचे चल रही थी जनता की गाढ़ी कमाई लूटने की तैयारी। आपूर्ति यानी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंडक्टर यानी तार बिछाने का बड़ा टेंडर पास किया गया। ये टेंडर आइसोलेक्स नाम की एक विदेशी कंपनी को बेचा गया। टेंडर में साफ साफ लिखा था कि उच्च कोटि का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन बिजली कंपनी ने मुनाफे के चलते ट्रिपल एसी कंडक्टर इस्तेमाल किया, जो कि घटिया क्वालिटी का है। जिसके बाद लगातार उपभोक्ता संगठनों के हस्तक्षेप के बाद नियामक आयोग ने इस पूरे मामले में दखल दिया और नोटिस भेजकर आइसोलेक्स कंपनी को काम करने से रोक दिया है। जहां इस वक्त सरकार और सारे आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, वहीं बिजली उपभोक्ता संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए। जहां नियामक आयोग के दखल के बाद आइसोलेक्स नाम की इस विदेशी कंपनी को काम करने से रोक दिया गया है, वहीं उपभोक्ता संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार मायावती के एक और बड़े फैसले को पलटने की तैयारी में है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में सूबे में 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले उद्यमियों को विशेष छूट दे जाने का फैसला किया गया था, लेकिन जब मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने उस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन अब सपा सरकार एक बार फिर उस फैसले को बहाल करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सूबे की सपा सरकार लगातार इस कोशिश में लगी है कि कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाए और प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 100 करोड़ से अधिक के निवेश पर उद्यमियों को कुछ खास सहूलियतें देने की घोषणा की थी, लेकिन नवंबर 2006 की घोषणा के बाद 11 उद्यमियों को लेटर ऑफ कंफर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन जब मायावती सत्ता में आई तभी 2006 से ही इस फैसले को मायावती ने रद्द कर दिया था। लेकिन सभी उद्यमी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने इस फैसले पर राज्य सरकार की राय भी मांगी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कृषि मंत्री आनंद सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया था। इस मंत्री समूह में मंत्री शिव प्रताप यादव, मंत्री अभिषेक मिश्रा भी शामिल थे। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और अब उद्यमियों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सपा सरकार ने इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी, इसीलिए निवेश नहीं हो पाया। लेकिन अब सपा सरकार इस सिलसिले में प्रयासरत है और यही वजह है कि आगरा समिट के बाद देश और विदेश से कई प्रस्ताव भी राज्य सरकार को मिले हैं। बहरहाल मंत्री समूह की इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार पहले वित्त और न्याय विभाग से राय लेगा, उसके बाद उस निर्णय को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कैबिनेट में जो निर्णय होंगे उसे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश सरकार निवेशकों की सहूलियतों को बहाल कर पाती है या नहीं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शुरू हो गई है गोदामों की सियासत। यूपी के कृषि मंत्री का आरोप है कि एफसीआई दूसरे राज्यों के अनाज यूपी के गोदामों में भर देता है, जिससे भंडारण की जगह बचती ही नहीं। वहीं कांग्रेसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाज समय से खरीदा ही नहीं जाता, तो गोदामों के भरने का क्या इंतजार किया जाए। यूपी सरकार ने इस बार रिकॉर्ड गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ऐसे में गेहूं खरीद के बाद उसके भंडारण को लेकर बड़ी व्यवस्था करने का दावा किया जा रहा है। यूपी के कृषि मंत्री के मुताबिक यूपी में जल्द ही 2 दर्जन से ज्यादा साइलो बनाए जाएंगे। वैसे इस सारी कवायद के बीच यूपी और केंद्र सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कृषि मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपनी तैयारी पूरी कर दी है, पर केंद्र दूसरे राज्यों के अनाज से गोदाम भर देता है। ऐसे में राज्य सरकार के पास अपने राज्य के गोदामों में ही अपना अनाज रखने की जगह ही नहीं बचती। कांग्रेस इस मुद्दे पर दोष राज्य सरकार को दे रही है। यूपी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और विधायक रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं कि यूपी में अनाज की समय से खरीद हो ही नहीं पाती। ऐसे में केंद्र यूपी के अनाज आने तक गोदाम खाली तो नहीं रख सकता। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में किसानों का रहनुमा बनने की होड़ हमेशा से रही है। लोकसभा चुनाव भी पास हैं, ऐसे में शिकायत और सियासत का ये दौर लाजमी है। लोकसभा चुनाव के तैयारियों का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में बीजेपी अपने पत्ते मई में खोलेगी। मई में ही बीजेपी वो तुरुप के इक्के को भी खोलेगी जो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने सारे पत्ते मई में खोलेगी। मई में ही बीजेपी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी का नाम भी सामने लाएगी और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह इसकी घोषणा करेंगे। ये खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने लखनऊ में की। मीनाक्षी लेखी ने आजम खान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आजम अमेरिका को उत्तर प्रदेश ना समझें। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा
कि चीन की हरकतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चीन और पाकिस्तान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक रूप भी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मतदान में कथित तौर पर गड़बड़ी के बाद मतगणना में भी धांधली होने की आशंका व्यक्त की है। पार्टी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि अपनी संभावित हार को टालने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है। पार्टी ने इसकी बाकायदा निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। नगर निकाय चुनावों के लिए 28 अप्रैल को वोटिंग के बाद 30 अप्रैल को मतगणना होगी, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मतदान के दौरान सरकार के सहयोग से गड़बड़ियां हुई थी और अब मतगणना के दौरान भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। रावत ने निर्वाचन आयोग से इस पर नजर रखने की बात कही है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार अपनी हार से डर गई है, इसलिए सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके गड़बड़ियां कराई गई हैं। चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जनता सब जानती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मतगणना के बाद आखिर जनता किस पर विश्वास करती है। केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी करने के बाद प्रदेश में इसको लेकर गुस्सा है और अचरज भी कि आखिर राज्य की सलाहों और आपत्तियों को इस ड्राफ्ट में जगह क्यों नहीं दी गई। ऐसे में अब राज्य सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है। गौमुख से लेकर उत्तरकाशी तक के क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। साफ है, इससे जहां 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र प्रभावित होगा, वहीं लगभग 88 गांव इस जोन के अंतर्गत आएंगे। वहीं भागीरथी नदी के जल संभरण क्षेत्र का 4179 वर्ग किलोमीटर तक का क्षेत्र भी इसमें शामिल है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में नदी किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में अब कोई किसी तरीके की गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। इसका असर विकास कार्यों के अलावा धार्मिक गतिविधियों और पर्यटन पर भी साफ नजर आएगा। इसके अलावा लगभग 91 किलोमीटर चीन की ओर से अग्रिम चौकियों को जोड़ने वाली सड़कें प्रभावित होंगी। वहीं 5 किलोमीटर के भागीरथी के दायरे में कोलतार की सड़कें भी नहीं बन सकेगी। वहीं 25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता की परियोजनाएं इस क्षेत्र में नहीं लग पाएंगी। वहीं 50 करोड़ का गंगोत्री इको मेगा प्रोजेक्ट भी इसके चलते खटाई में पड़ गया है। इसके अलावा औद्योगिक कार्यों के लिए भागीरथी के जल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। छोटे बड़े हर तरीके के प्रतिबंध पर रोक रहेगी। लगभग 1.5 साल पहले के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में, जिसमें 135 किलोमीटर लंबे और भागीरथी नदी के दोनों किनारे के 100 मीटर यानी कुल 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन जब नोटिफिकेशन सामने आया तो 41 किलोमीटर से ज्यादा नदी क्षेत्र को शामिल किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस मुद्दे को आधार बनाते हुए केंद्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से एक युवक की आज मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शादियाबाद थाने में जमकर हंगामा काटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर युवक की बर्बर पिटाई का आरोप लगाया है। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद हंसराजपुर पुलिस चौकी पर जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। दरअसल एक लड़की भगाने के मुकदमे में पूछताछ के लिए पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर आई थी। पुलिस पिटाई से छात्र की संदिग्ध मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हिरासत से पूछताछ के बाद जब छात्र अपने घर पहुंचा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के वक्त ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। चंदौली के सकलडिया इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक प्रेमी युगल ने पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। घटना औरंगाबाद गांव की है। दरअसल युवती का प्रेम संबंध गांव के ही एक युवक से था, लेकिन परिजनों ने लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी। रविवार शाम लड़की का गौना कराने के लिए बारात आई थी। इसके बाद प्रेमी जोड़ा मौके से फरार हो गया और दोनों की लाश एक पेड़ से लटकी मिली। वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। ये सेक्स रैकेट होटलों और घरों से चलाया जा रहा था, जिसमें कुछ लड़कियां और दलालों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि बाहर राज्यों से लड़कियों को लाकर सेक्स रैकेट चलाने का धंधा किया जा रहा है। पुलिस ने थाना कलेक्टरगंज इलाके के होटल गिरजा पैलेस में छापा डाला तो यहाँ पर लड़कियों के साथ कई लड़के मौजूद थे। पुलिस ने इन्हीं लोगों द्वारा बताए अड्डों पर भी छापा मारा तो वहाँ पर भी लड़कियों और लड़कों को एक फ्लैट से बरामद किया। पुलिस ने होटल और फ्लैट को सील कर दिया है और गिरफ्तार लोगों के पास से हजारों की नकदी, 2 लैपटॉप और अश्लील सामग्री बरामद की है। पुलिस ने इनको पीटा कानून के तहत जेल भेजा है। फिलहाल सेक्स रैकेट में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की हवालात में हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एसएसपी ने इस मामले में थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सीआईएसएफ कर्मचारी सुरेश और उसकी पत्नी बबीता की हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव 24 अप्रैल को सीआईएसएफ कैंप स्थित उनके आवास से मिले थे। इस मामले में इंदिरापुरम पुलिस ने सुरेश के रिश्तेदार विनीत और एक अन्य साथी नरेंद्र को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। विनीत की रविवार की सुबह हवालात में संदिग्ध हालत में